आसमान से कचरे की बारिश होने लगती है। पल भर में पूरी सिटी नर्क में बदल जाती है। गाड़ियां कचरे की बाढ़ में फंसकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। लोहे के टकराने की आवाजें और लोगों की चीखें, हर पल यही इशारा कर रहा था कि अब कयामत दूर नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, वो एक 114 साल पुराना टाइटैनिक का मलबा अचानक शहर के बीचों बीच दिखाई देता है। आखिर ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी मछली पकड़ने की ट्रिप से। उस दिन समुद्र शांत था। एक मछुआरा यूं ही एक प्लास्टिक की बोतल पानी में फेंक देता है। जैसे ही जाल खींचा जाता है, अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। जाल के अंदर कोई अजीब जीव फंसा होता है। मछुआरे डर जाते हैं, जैसे सामने मौत खड़ी हो। अब कहानी पास के एक छोटे से तटीय गाँव में पहुंचती है। यहाँ ट्रेनिंग में माहिर मिलिट्री टीम आती है। कई लेयर की जांच के बाद वे अपने मिशन के टारगेट तक पहुंचते हैं। वही रहस्यमय जीव जिसे मछुआरों ने पकड़ा था। लालच में आकर मछुआरे उसे मार देते हैं और सोचते हैं कि लाश बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन सेना के लिए ये कोई आम जीव नहीं था। पौराणिक कथाओं में जिसे समुद्री राक्षस कहा जाता है और मॉडर्न बायोलॉजी के हिसाब से ये एक अजीब तरह की सी ह्यूमन स्पीशीज थी। आम भाषा में कहें तो वाटर पीपल। शुरुआत में ये बात हाई लेवल तक नहीं जाती, लेकिन जब उसके जबड़े में जरा एक मोती मिलता है, सब चौंक जाते हैं। ये कोई नेचुरल मोती नहीं था, बल्कि जानबूझकर लगाया गया आभूषण था। हजारों सालों से ऐसा सिर्फ इंसान करता आया है। मतलब साफ था, ये प्रजाति समझदार है। कमांडर को लगता है जैसे कोई नई दुनिया मिल गई हो। वो तुरंत डीप स्कैन का आदेश देता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बस एक शख्स, बकली, चुपचाप उस शव के पास आता है और मन ही मन दुआ करता है। आखिरकार वो भी एक जिंदगी थी। कमांडर के आदेश पर और समुद्र की गहराइयों में ट्रांसलेशन पल्स भेजी जाती है ताकि इस प्रजाति से संपर्क किया जा सके। रात गहरी हो जाती है। दो सैनिक शव की निगरानी करते हुए हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। सीमेंट की जमीन से पानी रिसने लगता है। पांव रखते ही जमीन दलदल जैसी हो जाती है। एक महिला सैनिक संभल भी नहीं पाती और उसका आधा शरीर जमीन में धंस जाता है। साथी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेबस रहते हैं। तभी एक काला हाथ दूसरी सैनिक को भी खींच लेता है। पानी में लहरें उठती हैं। एक साया उछलकर बाहर आता है और टंगे हुए शव को ले जाता है। पूरा बेस अलार्म से गूंज उठता है। सैनिक भागते हुए पहुंचते हैं, लेकिन वहां ना शव होता है, ना दोनों गार्ड। दलदल फिर से सख्त जमीन बन चुका होता है। बकली जमीन पर अजीब हरकत नोटिस करता है और जमीन से एक कुर्सी खींच निकालता है। कमांडर रेडियो से गायब सैनिकों को कॉल करता है, लेकिन आवाज नीचे से आती है। जमीन खोदी जाती है और एक मुड़ी तुड़ी इंसानी बाह दिखाई देती है। समुद्र किनारे बैठा बकली कांप रहा होता है। जिंदगी में पहली बार उसने लाश देखी थी। डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कमांडर हैरान था। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट थी जो अजीब और अनएक्सप्लेन्ड मामलों से निपटती है। तब बकली सच बताता है, वो असल में एक डेस्क जॉब वाला आदमी है। मूल एजेंट छुट्टी पर था, तो उसे जबरदस्ती भेज दिया गया। ना ट्रेनिंग, ना अनुभव, बस किस्मत ने फंसा दिया। कमांडर उसे समझाता है, इतिहास हमेशा एक्सीडेंट से ही बनता है और बड़े बदलाव अक्सर आम लोगों की मौजूदगी में होते हैं। मतलब साफ था। वो चाहता था कि बकली रुके। तभी टीम लीडर बीच में आती है। वो बताती है, वाटर पीपल कोई जानवर नहीं, बल्कि इंसानों से पहले धरती पर मौजूद थे। हजारों सालों से समुद्र में सोए हुए थे, लेकिन अब जाग रहे हैं। अगर वो कभी सोए ही न होते तो शायद इंसान धरती का मालिक भी न बन पाता। अचानक एक शोर मचता है। एक वाटर पर्सन खुद सामने आ जाता है। सैनिक तैयार हो जाते हैं। बकली नोट्स लेने लगता है। कमांडर आगे बढ़कर हथियार नीचे रखने का इशारा करता है और ट्रांसलेटर चालू करवाता है। वो शांति की बात करता है। दूसरी तरफ से अजीब आवाज आती है। ट्रांसलेशन में पता चलता है कि वो अपने मरे हुए साथी के लिए इंसानों को दोष दे रहा है। कमांडर जवाब देता है, तुमने भी हमारे 2 सैनिक मारे हैं, हिसाब बराबर, अब बात करनी होगी। वाटर पर्सन अचानक और उग्र हो जाता है। वो पूरी मानवता से बात करना चाहता है। तभी सबके फोन पर अलर्ट बज उठता है। दुनिया भर में वाटर पीपल दिखाई देने लगे थे। उनकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे असली मालिक वही हो। ग्लोबल लेवल पर हड़कंप मच जाता है। उनकी मंशा समझने के लिए ब्रिटेन पहल करता है। कुछ ही दिनों में एक बड़ी इमारत को पानी से जोड़कर मीटिंग पॉइंट बना दिया जाता है। यही इंसानों और वाटर पीपल के बीच पहली ऑफिशियल बातचीत होनी थी। इस मिशन की अगुवाई करती है कमांडर केट, जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी धरती की नुमाइंदगी कर रही होती है। मीटिंग से पहले पाइपलाइन में पानी भरा जाता है। जैसे ही टैंक भरता है, सभी लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ा लेते हैं। मॉनिटर पर सब देखते हैं। कई वाटर पीपल तेजी से हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो वाटर पर्सन सामने आता है वो एक सिपाही की तरह सीधा खड़ा रहता है, शांत, गंभीर और अनुशासित। उसके बाद 2 बेहद विशाल, डरावने से गहरे समुद्र के जीव दिखाई देते हैं और आखिर में आता है इस बातचीत का असली प्रतिनिधि। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। जैसे जैसे वो सामने आता है, वो बाकी वाटर पीपल से ज्यादा इंसानों जैसा लगता है। चेहरे पर भाव, आंखों में समझदारी साफ था। इसकी बुद्धि बहुत ऊंचे स्तर की है। कुछ लोग ये भी नोटिस करते हैं कि वाटर पीपल पानी के बिना भी सांस ले सकते हैं। मतलब उनके पास जमीन पर आने की पूरी क्षमता है।
हॉल में हलचल मच जाती है। मानव प्रतिनिधि डॉ अर्जुन सबसे पहले बोलते हैं। वो स्वागत भाषण शुरू ही करने वाले होते हैं कि वाटर प्रतिनिधि उन्हें सख्ती से रोक देता है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो इंसानी भाषा बोल रहा होता है। इसका मतलब था वो इंसानों को जितना समझते हैं हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया। डॉक्टर अर्जुन माहौल संभालते हुए एक तोहफा पेश करते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई पर उगने वाला दुर्लभ फूल, खुशबूदार, अनोखा, उनका मकसद था धरती पर इंसानों की श्रेष्ठता दिखाना। लेकिन अगला पल माहौल को जकड़ लेता है। वाटर प्रतिनिधि भी एक तोहफा सामने रखता है, मरे हुए वाटर अंडे। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही होती है। वो कहता है, ये बच्चे जिंदा रह सकते थे अगर इंसानों ने तेल, जहर और गंदगी समुद्र में न उड़ेली होती। डॉ अर्जुन घबरा जाते हैं, सफाई देने लगते हैं कि पर्यावरण सुधार पर काम हो रहा है। लेकिन वाटर प्रतिनिधि साफ मना कर देता है। वो आगे बात नहीं करना चाहता। फिर उसकी उंगली पीछे बैठकर नोट्स लेने वाले डॉ बकली की ओर उठती है। सब पलट कर देखते हैं। एक मामूली सा आदमी। स्क्रीन पर एक फुटेज चलती है। बकली उस मरे हुए वाटर पर्सन के लिए दुआ करता हुआ। वाटर प्रतिनिधि कहता है, जो मरने वालों का सम्मान करता है वही बातचीत के लायक है। बकली खुद यकीन नहीं कर पाता कि एक साधारण क्लर्क पूरी दुनिया के सामने खड़ा होने वाला है। कमांडर केट परेशान हो जाती है। एक गलत शब्द और दो प्रजातियों के बीच जंग। लेकिन वाटर पीपल अड़े रहते हैं। उन्हें सिर्फ बकली की बात सुननी है। अगले दिन बातचीत फिर शुरू होती है। इस बार सीमित पत्रकार, कोई लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं। बकली को साफ हिदायत और स्क्रीन पर जो लिखा है वही पढ़ना है। पानी से भरी सुरंग में वाटर प्रतिनिधि फिर आता है। बकली कल से ज्यादा शांत है। वो बोलना शुरू ही करता है कि वाटर प्रतिनिधि एक गिलास पानी मांगता है, सीधे नदी से लाया हुआ। थोड़ी देर में गंदला पीला सा पानी बकली के हाथ में होता है। फिर कहा जाता है, इसे पियो। बकली हिचकिचाता है। स्क्रीन पर निर्देश आते हैं, पहले साफ करने की बात कहो। लेकिन वाटर प्रतिनिधि उसे रोक देता है। वो राजनीति नहीं सुनना चाहता, वो चाहता है सच। बकली चुपचाप हेडसेट उतार देता है। वो कहता है, इंसान लालची और खुदगर्ज हो गया है। थोड़े से फायदे के लिए पूरी धरती को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। अभी भी फैक्ट्रियां जो नदियों और समुद्रों में जहर उगल रही हैं। ये सुनकर वाटर प्रतिनिधि संतुष्ट होता है। लेकिन हॉल में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि बकली ने पूरी मानवता को कमजोर कर दिया था। इसके बाद अचानक आसमान काला पड़ जाता है। लोग सोचते हैं तूफान आएगा, लेकिन गिरती है कचरे की बारिश। प्लास्टिक, बोतलें, जाल, कचरा, पूरी सिटी तबाह हो जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, टाइटैनिक का मलबा शहर के बीचों बीच दिखाई देता है। दुनिया ठहर सी जाती है। बाद में बातचीत फिर शुरू होती है। मानव पक्ष शांति चाहता है। वाटर प्रतिनिधि कहता है, हमने बस तुम्हारा कचरा तुम्हें वापस किया है। आखिरकार वो 3 शर्तें रखता है। पहली, समुद्र और नदियों को तुरंत प्रदूषित करना बंद। दूसरी, इंसानों और वाटर पीपल के रहने की सीमाएं तय हों। तीसरी, अगली मुलाकात की जगह वो तय करेगा। स्क्रीन पर लोकेशन आती है, दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई, जहाँ इंसान आज तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए। सब सन्न। बकली एक पल रुकता है और फिर हामी भर देता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। असल जंग अब शुरू होने वाली थी, जमीन और समुद्र के बीच, लालच और जिम्मेदारी के बीच। क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ इंसान नहीं, पूरी धरती थी।